नहीं, जो जीता वो सिकंदर नहीं कहलाता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया अनवील्ड। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, यस, सिकंदर के बारे में। क्या जानते हैं आप सिकंदर के बारे में? जो जीता वही सिकंदर या फिर सच्चाई कुछ और है? चलिए पता करते हैं। अजीब लगता है जब भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है और उस पर गीत लिखे गए हैं, उस पर फिल्में भी बनी हैं जिसमें उसे सच में महान बताया गया है, और एक कहावत भी निर्मित हो गई है, जो जीता वही सिकंदर। तो ये कहानी है 2000 वर्ष पुरानी। तब भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध था। क्या सिकंदर एक महान विजेता था भी? ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है, और पश्चिम में जो कहता है दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेती है। मगर ईरानी और चीनी इतिहास के नजरिए से देखा जाए तो ये छवि कुछ अलग दिखाई देती है। इतिहास में लिखा गया है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि सचमुच ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और तब भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। यूनानी इतिहासकारों के झूठ को पकड़ने के लिए ईरानी और चीनी विवरण और भारतीय इतिहास के विवरणों को भी पढ़ा जाना चाहिए। यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में झूठ लिखा था। ऐसा करके उन्होंने अपने महान योद्धा और देश के सम्मान को बचा लिया और दुनिया भर में सिकंदर को महान बता दिया। हालांकि जानना चाहते हैं कि आखिर युद्ध कैसे, कब, कहां, क्यों हुआ था? ये भी आखिर युद्ध में कौन, कैसे, कहां, कब जीता? तो शुरू करते हैं सिकंदर के आक्रमण से। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद यूनान के मैकेडोनिया के सिंहासन पर बैठा। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो विश्व विजय को निकला। उसकी खास दुश्मनी ईरानियों से थी। सिकंदर ने ईरान के पारसी राजा दारा को पराजित कर दिया और विश्व विजेता कहलाने लगा। यहीं उसकी भूख बढ़ गई। सिकंदर को ईरानी कृति शाहनामा में महज एक विदेशी क्रूर राजकुमार माना जाता है, महान नहीं। तो सिकंदर का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? जब सिकंदर ईरान से आगे बढ़ा और उसका सामना भारतीय सीमा पर बस छोटे छोटे राज्यों से हुआ। भारत की सीमा पर पहुंचते ही पहाड़ी सीमाओं पर भारत के अपेक्षाकृत छोटे राज्यों आश्वायन और अश्वकायन के वीर सेनाओं ने हुनात, स्वात, बुनेर, पेशावर आज का में सिकंदर की सेनाओं को भयानक टक्कर दी। मस्सागा, मत्स्यराज राज में तो महिलाएं तक उसके सामने खड़ी हो गई थी। पर धूर्त और धोखे से वार करने वाले यूनानी मत्स्यराज के सामने संधि का नाटक करके उन पर रात में हमला किया और उस राज्य की राजमाता, बच्चों सहित पूरे राज्य को तलवार से काट डाला। यही हाल उसने अन्य छोटे राज्यों में किया था। मित्रता संधि की आड़ में अचानक आक्रमण करके कई राजाओं को बंधक बनाया। भोले भाले भारतीय, वो तो उनकी चाल का शिकार होते रहे। अंत में उसने गांधार, तक्षशिला पर हमला कर दिया। पोरस को भिजवाया था वो समर्पण करने का संदेश। गांधार, तक्षशिला के राजा आभि ने सिकंदर से लड़ने के बजाय उसका भव्य स्वागत किया। आभि ने ऐसे इसलिए किया क्योंकि उसी पोरस से शत्रुता उसकी भी थी और दूसरी ओर उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। गांधार, तक्षशिला के राजा आभि ने पोरस के खिलाफ गुप्त रूप से सहायता की। सिकंदर ने पोरस के पास एक संदेश भिजवाया था जिसमें उसने पोरस से सिकंदर के समक्ष समर्पण करने की बात लिखी थी। लेकिन पोरस एक महान योद्धा, उसने सिकंदर की अधीनता अस्वीकार कर दी और युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दिया। अब जानते हैं पोरस का साम्राज्य। राजा पोरस का समय 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूर्ववंशी महान सम्राट पोरस का साम्राज्य विशालकाय था। महाराजा पोरस
सिंध पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पोरस का साम्राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच स्थित था। पोरस के संबंध में मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है। पोरस अपनी बहादुरी के लिए विख्यात था। उसने उन सभी के समर्थन से अपने साम्राज्य का निर्माण किया था जिन्होंने खुखरायनों पर उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। तो जब सिकंदर हिंदुस्तान आया और झेलम के समीप पोरस के साथ उसका संघर्ष हुआ, तब पोरस को खुखरायनों का भरपूर समर्थन मिला। इस तरह पोरस, जो स्वयं सभरवाल उपजाति का था और खुखरायन जाति समूह का एक हिस्सा था, उनका शक्तिशाली नेता बन गया। अब आपने ये खुखरायन सुना होगा, तो ये क्या है खुखरायन, बताता हूं। तो द खुखरायन इज अ क्लैन कंपोज्ड ऑफ 8 सेप्ट्स ऑफ द खत्री कास्ट। व्हाट इज खत्री कास्ट? Khatri is a caste originating from the Punjab region of South Asia that is predominantly found in India, but also in Pakistan and Afghanistan. तो इसका सिंपल मतलब है, खुखरायन वो हैं जो 8 सेप्ट ऑफ खत्री कास्ट से आए हैं, और ये सॉल्ट रेंज, मतलब कि माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ ऑफ पंजाब और पाकिस्तान के प्रोविंसेस, तो वहां के जो लोग हैं उनके क्लैन को खुखरायन कहते हैं। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, भूगोल और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। पुरु ने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यवन सेना की शक्ति का क्या रहस्य है। यवन सेना का मुख्य बल उसके द्रुतगामी अश्वारोही तथा घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। इसका मतलब बताऊं? ओके, इसका मतलब है घोड़ों पे चलने वाली बहुत फुर्तीली सेना और घोड़ों से तीरंदाज करने वाली सेना। जासूसों और घूर्तता के बल पर सिकंदर के सरदार युद्ध जीतने के प्रति पूर्णतः विश्वस्त थे। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को ग्रीक बैटल ऑफ हाइडस्पेस कहते हैं। यह युद्ध मई 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार, तो वहीं पोरस के पास 20,000 की पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। सिकंदर अपने चुने हुए 11,000 आभी की सेना, भारतीय और सिकंदर की सेना के यूनानी सैनिकों को लेकर झेलम की ओर चला था। इतिहासकार मानते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और हस्ती सेना पर विश्वास था, लेकिन उसने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका, और यही उसकी भूल थी। लेकिन एक बात और है, झेलम नदी के इस पार आने के बाद सिकंदर पूरी तरह फंस गया था, क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी। अब युद्ध के बारे में थोड़ा जानते हैं। पुरु के शत्रु लालची आभी की सेना को लेकर सिकंदर ने झेलम पार की। राजा पोरस, जिसको स्वयं यवनी 7 फुट से ऊपर बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े। पोरस की सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया था, उससे सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे थे। भारतीयों के पास विदेशी को मार भगाने की हर नागरिक के हठ, शक्तिशाली गज सेना के अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे 7 फुटा भाला, जिससे एक ही सैनिक कई शत्रु सैनिकों और घोड़ों सहित घुड़सवारों को मार गिरा सकता था। इस युद्ध में पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। यवनी सरदारों के भयाक्रांत होने के बावजूद सिकंदर अपने हठ पर अड़ा रहा और अपनी विशिष्ट अंगरक्षक एवं प्रतिरक्षा टुकड़ी को लेकर वो बीच युद्ध क्षेत्र में घुस गया। भारतीय सैनिकों पर हाथियों पर होने के कारण उन तक कोई खतरा ही नहीं हो सकता था। राजा की तो बात ही बहुत दूर है। पोरस के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकीवाइफ्लस, संस्कृत भवकपाली, को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना अपने सारे युद्ध काल में कभी होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो सामने राजा पोरस तलवार लेके खड़े हो गए। सिकंदर बस पल भर का मेहमान था कि तभी राजा पोरस ठिठक गए। ये डर नहीं था, बल्कि यह आर्य राजा का क्षात्रिय धर्म था कि किसी निहत्थे राजा को यूं ना मारा जाए। ये सहिष्णुता
पोरस के लिए भारी पड़ गई। पोरस कुछ समझ पाते तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से उठाकर भगा ले गए। सिकंदर की सेना का मनोबल भी इस युद्ध के बाद टूट गया था और उसने नए अभियान के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, इसलिए सिकंदर ने वापस जाने का फैसला किया। झेलम के उस पार रसद और मदद दोनों कम होने लगी थी। मीलों का सफर तय करने के बाद आई सिकंदर की सेना अब और लड़ना नहीं चाहती थी। कई सैनिक और घोड़े मारे गए थे। ऐसे में सिकंदर व उसकी सेना सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंची तथा घर की ओर जाने के लिए पश्चिम की ओर मुड़ गई। सिकंदर ने सेना को प्रतिरोध से बचाने के लिए नए रास्ते से वापस भेजा और खुद सिंधु नदी के रास्ते गया, जो छोटा व सुरक्षित था। भारत में शत्रुता के उत्तर पश्चिम से घुसने के दो ही रास्ते हैं, जिसमें सिंधु का रास्ता कम खतरनाक माना जाता था। उस वक्त सिकंदर सनक में आगे तक घुस गया, जहां उसकी पलटन को भारी क्षति उठानी पड़ी। पहले ही भारी क्षति उठाकर यूनानी सेनापति अब समझ गए थे कि अगर युद्ध चला तो सारे यवनी यहीं नष्ट कर दिए जाएंगे। यह निर्णय पाकर सिकंदर वापस भागा, पर उस रास्ते से नहीं भाग पाया जहां से आया था और दूसरे खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ा, जिस क्षेत्र में प्राचीन क्षात्र या जाट निवास करते थे। उस क्षेत्र को, जिसका पूर्वी हिस्सा आज के हरियाणा में स्थित था और जिसे जाट प्रदेश कहते थे, इस प्रदेश में पहुंचते ही सिकंदर का सामना जाट वीरों से और पंजाबी वीरों के सांगल क्षेत्र में हो गया और उसकी अधिकतर पलटन का सफाया जाटों ने कर दिया। भागते हुए सिकंदर पर एक जाट सैनिक ने बर्छा फेंका, जो उसके छाती के कवच को भेदता हुआ पार हो गया। यह घटना आज के सोनीपत नगर के पास हुई थी। इस हमले में सिकंदर तुरंत नहीं मरा, बल्कि आगे जाकर जाट प्रदेश के पश्चिमी सीमा पर गांधार में जाकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यवनी इतिहासकारों ने लिखा, सिकंदर बेबीलोन आधुनिक इराक में बीमारी से मरा 326 ईसा पूर्व। कार्तियास लिखता है कि कार्तियास से एक इतिहासकार है, सिकंदर झेलम की दूसरी ओर पड़ाव डाले हुए था। सिकंदर की सेना का एक भाग झेलम नदी के एक द्वीप में पहुंच गया। पुरु के सैनिक, मतलब पोरस के सैनिक भी उस द्वीप में तैरकर पहुंच गए। उन्होंने यूनानी सैनिकों के अग्रिम दल पर हमला बोल दिया, मतलब आगे के सैनिकों पर। अनेक यूनानी सैनिकों को मार डाला गया। बचे खुचे सैनिक नदी में कूद गए और उसी में डूब गए। बाकी बची अपनी सेना के साथ सिकंदर रात में नावों द्वारा हरनपुर से 60 किलोमीटर ऊपर की ओर पहुंच गया और वहीं से नदी को पार किया। वहीं पर भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में पुरु का बड़ा पुत्र वीरगति को प्राप्त हुआ। एरियन लिखते हैं कि भारतीय युवराज ने अकेले ही सिकंदर के घेरे में घुसकर सिकंदर को घायल कर दिया और उसके घोड़े बुसेफिलास को मार डाला। यह भी कहा जाता है कि पुरु के हाथी दल दल में फंस गए थे। तो कार्तियास लिखते हैं, इन पशुओं ने घोर आतंक पैदा कर दिया था। उनकी भीषण चित्कार से सिकंदर के घोड़े न केवल डर रहे थे, बल्कि बिगड़कर भाग भी रहे थे। घोड़ों का सामना भी पहली बार किसी हाथी से हुआ था। विशालकाय हाथियों को देखकर उससे दूर भागते थे वो। ऐसे में अब सिकंदर ऐसे स्थानों की खोज में लग गया जहां इनको शरण मिल सके। बराद में सिकंदर ने छोटे शस्त्रों से सुसज्जित सेना को हाथियों से निपटने की आज्ञा दी। इस आक्रमण से चिढ़कर हाथियों ने सिकंदर की सेना को अपने पांवों में कुचलना शुरू कर दिया। वो आगे लिखता है कि सर्वाधिक हृदय विदारक दृश्य ये था कि मजबूत कद वाला पशु यूनानी सैनिकों को अपनी सूंड से पकड़ लेता और अपने महावत को सौंप देता और वो उसका सर धड़ से तुरंत अलग कर देता। इसी प्रकार सारा दिन समाप्त हो जाता और युद्ध चलता ही रहता। इसी प्रकार इतिहासकार दियोदोरस लिखते हैं कि हाथियों में अपार बल था और वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। अपने पैरों तले उन्होंने बहुत सारे यूनानी सैनिकों को चूर चूर कर दिया। इथोपियाई महाकाव्यों का संपादन करने वाले EAW बैज लिखते हैं कि झेलम के युद्ध में सिकंदर की अश्व सेना का अधिकांश भाग मारा गया। सिकंदर ने अनुभव किया कि यदि मैं लड़ाई को आगे जारी रखूंगा तो पूर्ण रूप से अपना नाश कर लूंगा। अतः उसने युद्ध बंद करने का सोचा। भारतीय परंपरा के अनुसार पुरु ने शत्रु का वध नहीं किया। इसके पश्चात संधि पर हस्ताक्षर हुए और सिकंदर ने पुरु के अन्य प्रदेश जीतने में सहायता की।
प्लूटार्क लिखते हैं कि इस युद्ध में यूनानी 8 घंटे तक लड़ते रहे, पर किस्मत ने इस बार उनका साथ नहीं दिया। संभव है कि वैज्ञानिकों ने 2000 वर्ष पुरानी पहेली सुलझा ली है, जिससे मैकेडोनिया के नेता क्रूर सिकंदर की 32 वर्ष की आयु में रहस्यमयी मौत हो गई। ओटेगो यूनिवर्सिटी के नेशनल पॉइजन सेंटर के डॉक्टर लियो शेप का मानना है कि हो सकता है कि एक पौधे से बनी जहरीली शराब से सिकंदर की मौत हुई हो, जिसने 323 ईसा पूर्व में अपनी मौत से पहले एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, जबकि अन्य का मानना है कि उसकी जश्न के दौरान गुप्त तरीके से हत्या कर दी गई थी। शेप गत 10 वर्षों से जहरीले सबूत के बारे में अनुसंधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्सेनिक और स्ट्रिक्नीन के जहर के सिद्धांत थोड़े से हास्यास्पद हैं। अध्ययन के नतीजे क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। सिकंदर बोला कि मेरी पहली इच्छा है कि मेरा इलाज करने वाला हकीम ये मेरे ताबूत को खींचकर कब्र तक ले जाएगा। दूसरी ये कि जब मेरा ताबूत कब्र तक ले जाया जाए तो उस रास्ते में मेरे इकट्ठे किए हुए खजाने में से सोने, चांदी, बहुमूल्य पत्थर बिखेरे जाएं। और मेरी तीसरी आखिरी इच्छा है कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर दिखाई देने चाहिए। उसकी एक और इच्छा थी। मरने के वक्त उसने कहा था कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, पर चिकित्सकों ने कहा कि यह नामुमकिन है, आप नहीं मिल सकते। तब सिकंदर ने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे साम्राज्य का आधा हिस्सा ले लो, पर मुझे अपनी माता से मिलने दो। फिर भी चिकित्सकों ने कहा कि यह संभव नहीं है। इसके बाद उसने कहा कि जब मेरा शव ले जाया जाएगा तो मेरे दोनों हाथ नीचे लटका देना। लोगों को यह पता चलना चाहिए कि आधी दुनिया जीत लेने वाला सिकंदर भी खाली हाथ ही मरा। ना वो कुछ ले जा सका और ना ही अपनी मां से मिल सका। तो ये दौलत, शोहरत, ये इतनी लड़ाई किस काम की? काश मैं अपनों के साथ ही थोड़ा सा वक्त बिता लेता तो हंसी खुशी मर भी पाता। तो ये सीख भी थी सिकंदर की मौत से। एंड आई होप आप अपने घर में अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को अपना कीमती वक्त जरूर देते होंगे। इस भाग दौड़ की दुनिया, इस पैसे कमाने की होड़ से थोड़ा सा हटकर समय जरूर दीजिए। आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। और मैं आपके लिए लाता रहूंगा ऐसे ही अमेजिंग एपिसोड्स विद सम नॉलेज, विद सम फन, विद सम फैक्ट्स। तो आप सुनते रहिए इंडिया अनवील्ड। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। I'll see you soon in the next episode, real soon. Don't forget to rate the show। और अगर आप इसे पहली बार सुन रहे हैं तो आप आगे के एपिसोड्स भी सुनिए, काफी अमेजिंग कंटेंट है इसमें। और आपको अब ये तो पता चला ना कि ये गलत है। शेयर कीजिए ये पॉडकास्ट अपने चाहने वालों के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग और नॉलेज तो शेयर करने से बढ़ती है। दिस इज राकेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंडिया अनवील्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।